नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के साथ अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोगों की भी रूह कांप उठेगी, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो इतना ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला था कि उस घटना में अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो तो वही की वही दिल का दौरा पड़ने की वजह से ही मौत के मुंह में समा जाता। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे चलकर आज की इस कहानी में पता चलेगा। दरअसल इस वक्त मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर हूं। जब 4 साल पहले मैं इस कंपनी में एक सिंपल एम्प्लॉय था, तब मैं घर घर जाकर लोगों को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देकर उनका इंश्योरेंस करता था, और कभी कभी आसपास के गांवों में जाकर भी मुझे ये काम करना पड़ता था, क्योंकि जो जितनी ज्यादा लिमिट के इंश्योरेंस करता उन्हें उतनी ही ज्यादा सैलरी मिलती थी। शहर के लोगों को समझाना थोड़ा आसान होता था, इसलिए वो जल्द ही इंश्योरेंस के लिए भी मान जाते थे। पर सैलरी के ज्यादा पैसे बनाने के लिए मैं दिन रात आसपास के गांवों तक जाकर भी ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस करने की कोशिश करता था। लेकिन पैसों के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए मैं एक दिन ऐसे गांव में पहुंच जाता हूं जहां से मेरी जान बचाना मुश्किल हो गया था। पैसों के चक्कर में उस गांव में हो रही सारी घटनाओं को भी मैं अनदेखा करता देता हूं। पर कुछ ही दिनों में आगे चलकर मेरे साथ एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिससे मेरी रूह कांप उठी। और सच कहूं तो अपने साथ उस एक घटना के होने पहले मुझे ये YouTube पर जितनी भी हॉरर कहानियां दिखाई देती थीं, ये सारी की सारी कहानियां बनावटी और झूठी लगती थीं। साथ ही रियल लाइफ में भी जब कोई मुझे इस तरह की भूत प्रेत वाली किसी घटना के बारे में बताता था तो मैं उसकी उस बात पर हंस देता था। पर जो कलेजा फाड़ देने वाली घटना मेरे साथ हुई, उसके बारे में किसी को भी बताने की मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस घटना को सिर्फ याद करने से ही मेरी रूह कांप उठती है। दरअसल ये बात आज से 4 साल पहले की है। जब मुझे इस कंपनी में आए मुझे 6 महीने ही हुए थे और मुझे प्रमोशन के बारे में पता चला था कि जो जितने ज्यादा इंश्योरेंस करेगा उतनी जल्दी प्रमोशन होगा। अब मुझे प्रमोशन चाहिए था, इसलिए मैं दिन रात इसी काम में लग गया था। बहुत कोशिश करने पर भी मेरे 4-5 इंश्योरेंस एक दोस्त से कम रहते थे और इस बात को लेकर मैं काफी परेशान था। तभी मुझे पता लगा कि पास में एक गांव था जिसका नाम छायापुर था, लेकिन वहां से कोई कस्टमर नहीं था। मुझे ये जानकर काफी हैरानी हुई थी। मैंने अपने साथ के एक दोस्त से इसके बारे में पूछा तो वो मुझे ही डांटने लगा। उसने मुझे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे दिमाग में उस गांव का ख्याल भी कैसे आया? तुम वहां नहीं जाओगे। लेकिन मुझे उसकी बात काफी अजीब रही थी, लेकिन मुझे अपना प्रमोशन हर हाल में चाहिए था, इसलिए मुझे लगा वो मुझे रोकने के लिए ऐसा बोल रहा था। मैं उसकी बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझ पर तो प्रमोशन लेने का भूत सवार था। इसलिए मैं रात को भी जहां से कस्टमर का पता चलता वहां के लिए निकल जाता था। मैंने अगले दिन छायापुर गांव में जाने का सोचा, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैं अपने उस दोस्त की बात को मान रुक जाता तो मेरे साथ वो भयानक घटना नहीं होती। पर आज भी मैं उस गांव के नाम से ही डर के कांपने लग जाता हूं। लेकिन मुझे सिर्फ 1-2 कस्टमर की जरूरत थी, इसलिए मैं छायापुर गांव का सोच दोपहर के 12 बजे बिना किसी को बताए वहां के लिए निकल जाता हूं। 2 बस बदलता हूं। छायापुर गांव से 2 किलोमीटर पहले ही मुझे बस वाला बस आगे नहीं जाएगी बोलकर उतार देता है। नीचे उतर चारों साइड देखता हूं। मुझे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। सामने एक टूटा फूटा बोर्ड लगा था जिस पर आधा अधूरा छायापुर लिखा था, और फिर मैं बोर्ड के ऊपर बने निशान को देख मिट्टी वाले रास्ते से गांव की ओर चल देता हूं। लेकिन रास्ता काफी सुनसान था। अब होली के पास का टाइम था,
कुछ दूर चलने के बाद हल्की गर्मी से पूरे शरीर में पसीना आने लगा, तो अपने बैग से बोतल निकालकर मैं नैन बचा हुआ थोड़ा पानी पिया और फिर आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। गांव से कुछ ही दूरी पर मुझे एक दो घर दिखाई दिए, जिसे देख मैं काफी खुश होता हूँ और मेरी स्पीड दोगुनी हो गई थी। फिर एक घर के आगे पहुंच में किसी को देखने की कोशिश की कि शायद मुझे वहां कोई मिल जाए, लेकिन मुझे अंदर बाहर कोई दिखाई नहीं देता। मैं एक बार फिर से अंदर की ओर झांकता हूं और कोई है आवाज देकर पूछता हूं। तभी घर के अंदर से एक दबी हुई अंदर आ जाओ की आवाज आती है और मैं अंदर चला जाता हूं। अंदर जाकर देखता हूं कि एक बुढ़िया खाट पर लेटी थी। उसे देखकर लगा था मानो वो कुछ दिनों की ही मेहमान थी। मैंने अंदर जाकर उसे दादी कहकर नमस्ते किया तो उसने भी गर्दन हिलाकर मेरी नमस्ते ले ली और अपने पास रखे घड़े से पानी पीने के लिए कहा। अब प्यास तो लगी थी तो मैंने उस घड़े सज 2 ग्लास पानी पी लिया और फिर उस बुढ़िया ने अपने पास रखे टेबल पर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं उस टेबल पर तो बैठ गया, लेकिन मुझे उससे कुछ भी पूछना सही नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने उसे मैं शहर से आया हूं बताया कि तभी मैंने देखा वो बुढ़िया एक तक मेरे पीछे देख रही हैं, जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तभी मैं धीरे से पीछे मुड़ा तो मैंने अपने पीछे एक औरत को देखा जो लंबे से घूंघट निकाले थी और उसने घाघरा चोली पहन रखा था। पर उसे अचानक सामने पाकर मेरी तो डर के मारे हालत पतली हो गई, लेकिन मैंने खुद को जल्दी से संभाला और टेबल से उठकर उस औरत को भी नमस्ते की। लेकिन उस लंबे घूंघट वाली औरत मेरी नमस्कार लिए बिना ही मुझसे वहां आने की वजह पूछने लगी। तो मैंने उसे बताया कि मैं यहां बीमा करने आया हूं, कोई गांव में ऐसा हो जो बीमा करवा सकता हो। उसका एड्रेस बताने के लिए मैंने उस औरत से बात की, लेकिन वो घूंघट वाली औरत मुझे आगे गांव के बीच जाकर पूछताछ करने को कहकर मेरे आगे हाथ जोड़ वहां से अंदर चली जाती है, जो मुझे काफी अजीब लगता है। मैं चुपचाप दादी की तरफ हाथ जोड़ घर से बाहर निकल जाता हूं। अंदर गांव में जाने का सोच एक कदम आगे बढ़ाता ही हूं कि तभी चला जा यहां से, मर जाएगा यहां, भाग जा। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उस घर से आने लगती है। वो आवाज सुन मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए थे और डरते हुए मैं वापस पीछे घर में जाकर देखने लगता हूं। तभी वो घूंघट वाली औरत एकदम से मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। मुझे दरवाजे से दिखा कि बुढ़िया जिसे खाट से बांधा हुआ था वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा बंद होने के 2 मिनट बाद ही आवाज आनी बंद हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वो सब कुछ मेरी समझ से परे था। जहां कुछ देर पहले इस बुढ़िया से एक शब्द बोला जाना मुश्किल था, वो चिल्ला रही थी। जो हिल नहीं पा रही थी वो खड़ी होकर भागने की कोशिश कर रही थी और उसे बंधा देखकर भी मुझे काफी अजीब लग रहा था। तभी अपने फोन में टाइम देखकर मैं वो सब इग्नोर करके आगे गांव की ओर बढ़ गया। अब अपने प्रमोशन का मेरे ऊपर इतना ज्यादा भूत सवार हो चुका था कि मैं उस वक्त उस चेतावनी को नजरअंदाज कर बैठा। फिर 10-20 मिनट पैदल चलने के बाद मैं गांव के बीचों बीच पहुंच जाता हूं। चारों साइड घर देखकर मुझे 1-2 कस्टमर मिलने की उम्मीद बढ़ गई थी। मुझे हैरानी बस एक बात की थी कि कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सभी घर के दरवाजे बंद थे, कोई भी घर खुला नहीं था। तो मैं निराश होकर वहीं एक घर की चौखट पर बैठ गया था। चारों तरफ सन्नाटा देख दिल बैठा जा रहा था, लेकिन वो सब मेरे लिए काफी अलग था। इसलिए शाम होते देखकर मैंने वापस शहर जाने का सोचा और मैं खड़ा होकर वहां से जाने लगा कि तभी सभी घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। धीरे धीरे करके गांव में रौनक बढ़ने लगी थी। जहां कुछ समय पहले पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, अब चहल पहल हो गई थी। इसलिए अब मुझे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मेरा काम जो हो जाएगा। तभी मेरे पास से साइकिल पर जाता हुआ एक आदमी निकलता है, तो मैं उसे रोकता हूं, उसे अपने बारे में बताता हूं। तो वो मुझे 1-2 घर बताता है जहां से लोग बीमा करवा सकते थे, और फिर मैं उन घर का रास्ता पूछता हूं। तभी घड़ी में टाइम देखता हूं तो शाम के 7 बज चुके थे। टाइम को देख मन में एक ख्याल वहां से वापस जाने का आता है कि कल फिर आकर उन घरों में बात करूंगा। लेकिन दूसरा ख्याल जल्द से जल्द कस्टमर पूरे करके प्रमोशन का ख्याल भी आता है, और मैं उन घरों की ओर निकल पड़ता हूं और 1-2 घरों में जाकर उनको मैं बीमा के बारे में सारी जानकारी देता हूं, जिसमें से 2 घर के लोग तो बीमा करवाने को राजी हो जाते हैं। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं उनके बीमा के फॉर्म भरता हूं और रात होते देखकर फिर मैं उनसे कल फिर आकर मिलने का बोलकर उस गांव से चल देता हूं।
लेकिन वहां के रास्ते से निकलते हुए मुझे एक रास्ता अलग दिखाई दिया, जो कि गांव से थोड़ा बाहर की ओर एक कोने पर था। वो रास्ता सिर्फ एक बड़े से घर के सामने जाकर खत्म हो रहा था, जो दिखने में बाकी घरों से काफी बड़ा था, लेकिन थोड़ी सी खराब हालत में था। ऐसा लगता है कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई हो। इतना बड़ा घर देख मुझे इस घर से भी एक कस्टमर मिलने की उम्मीद जागी, और उसी उम्मीद में रात का ख्याल छोड़ मैं उस घर की ओर चल देता हूं, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। काश मैं उसी रात यहां से निकल जाता तो मैं जिंदगी भर के ट्रॉमा से बच जाता, क्योंकि मेरे साथ ऐसी भयानक घटना होने वाली थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी खौफनाक घटना कभी मेरे साथ होगी। लेकिन उस सब का जिम्मेवार मैं खुद ही था, क्योंकि चेतावनियों के बाद भी मैं लालच के कारण उस गांव में और उस घर में भी गया। जब मैं उस घर के सामने पहुंचा तो देखा उस घर के दरवाजे पूरे खुले हुए थे। सिर्फ आंगन में एक लाइट जल रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। मैंने पूरे घर में अपनी नजरें घुमाकर देखी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करके अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं। तभी दीवार के पीछे से एक छोटा बच्चा अपना मुंह निकालकर हंसता है, जिसे देख एक पल के लिए डर के मारे मेरे कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल काफी अजीब थी। आंखों के चारों ओर काजल बाहर तक फैला था, होंठ एकदम काले, दांत भी आधे थे और उनमें से भी कुछ काले थे। तभी मैं खुद को संभालता हूं और उस बच्चे से घर में कोई है पूछता हूं, लेकिन वो बिना जवाब दिए घर के पीछे की ओर भाग जाता है और मुझे अंधेरे में दिखना भी बंद हो जाता है। पर मैं वहीं खड़ा उसे देखने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण वो मुझे फिर वहां कहीं दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ काफी सन्नाटा था। तभी मुझे मेरे पीछे किसी के होने के एहसास होता है। अब अपने पीछे की महसूस कर मैं झट से पीछे मुड़कर देखता हूं तो अपने पीछे एक बूढ़े आदमी को पाया जो मुझे घूर रहा था। उसे देख मैं थोड़ा घबरा जाता हूं। तभी वो मुझे घूरते हुए, कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो, पूछता है। तो मैंने बूढ़े आदमी को नमस्ते करके अपने बारे में बताया, और वो मुझे चोर ना समझे इसलिए मैं उसको घर के सामने खड़े होने की वजह भी बताने लगा और उसे छोटे बच्चे का भी जिक्र किया। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी मुझे बीच में ही चुप करवाकर मुझे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एक पल के लिए मुझे लगा था कि वो इसी घर का मालिक है, लेकिन वो मुझे अपने साथ उस घर के सामने अपने खुद के घर में ले जाता है, जो दिखने में काफी छोटा सा होता है। उस बूढ़े के साथ उसके घर में जाते हुए एक बार मैं पीछे की ओर मुड़कर देखता हूं। पीछे देख मैं काफी हैरान होता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उस घर के जो दरवाजे खुले हुए थे वो अभी बंद चुके थे। ये देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई दरवाजा कैसे बंद हो सकता है। मैं उस दरवाजे को हैरानी से देख रहा था कि तभी बूढ़ा आदमी मुझे अपने घर के अंदर आने के लिए आवाज लगता है और मैं अंदर चला जाता हूं। लेकिन घर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस घर में सिर्फ वो अकेला रहता है। वो बूढ़ा आदमी मुझे पीने के लिए पानी देता है और मेरे बारे में पूछता है। मुझे उससे बीमा करवाने की कोई उम्मीद नहीं होती है, इसलिए ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बीमा करवाने के लिए हाँ कर देता है, जो मेरे लिए काफी हैरान कर देने वाला होता है। बूढ़ा आदमी घर का इंश्योरेंस करने के लिए बोलता है। मैं उसके घर को देखता हूं जहां एक कमरा बनना भी मुश्किल था, लेकिन उस बूढ़े आदमी को मेरी तरफ उम्मीद से मुस्कुराता देख मैं झूठी हाँ कर देता हूं। बूढ़ा आदमी मुझे आज रात वहीं पर रुकने का लिए कहता है, लेकिन मैं जाने के लिए खड़ा हो जाता हूं। तभी वो मुझे बताता है कि इस गांव की आखिरी बस शाम से पहले ही निकल जाती है और सिर्फ वो एक बस ही जाती है। ये बात सुनकर फिर मैं भी रात का ख्याल कर वहीं रुक जाता हूँ। बूढ़ा आदमी मुझे खाना देता है, जो काफी ठंडा होता है। ऐसा लग रहा था मानो सुबह का हो, लेकिन भूख लगी होने के कारण मैं वो खा लेता हूँ। बूढ़ा आदमी मुझे सोने के लिए एक चारपाई और चद्दर भी देता है, जिसे लेकर मैं लेट जाता हूँ। दिन भर की थकान के बाद लेटकर काफी अच्छा लग रहा था। मैं साइड में बूढ़े आदमी की तरफ करवट लेता हूँ तो एकदम से बूढ़े आदमी को लेटे हुए मुझे घूरते देख डर में जाता हूँ, क्योंकि बूढ़ा आदमी काफी अजीब तरीके से मुझे घूर रहा होता है। फिर मैं फिर से सीधा सोकर ऊपर की तरफ देखने लगता हूँ। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि रात को कुछ भी हो अपनी चारपाई से खड़े मत होना और उस घर में जाने की गलती मत करना। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं इसकी वजह पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़ता हूं तो जो बोला है उस पर ध्यान दो, और रात को कैसी भी आवाजें आई तुम ध्यान मत देना, चुपचाप सोते रहना।
इतना बोल वो चद्दर में मुंह लेकर सो जाता है। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। वो सो चुका था, लेकिन मैं उसी की तरफ देखता रहा और फिर उस बूढ़े आदमी की बात को इग्नोर कर मैं अपने फोन को देखने के लिए निकालता हूं, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होता है और बैटरी भी काफी कम थी। तो मैंने अपने बैग से फोन का चार्जर निकाला और चारों साइड देखा, लेकिन घर में कहीं चार्जिंग प्लग नहीं था। अब मैं निराश होकर फोन और चार्जर दोनों को साइड में रख सो जाता हूं। मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे हल्की हल्की ठंडी लगने लगती है, तो मेरी आंख खुल जाती है। मेरी नजर बाहर गेट की तरफ जाती है, जहां मुझे किसी की परछाई नजर आती है, मानो अभी अभी गेट के सामने से कोई साइड में गया हो। मैं बूढ़े आदमी की तरफ देखता हूं। उसको सोते देख उसे उठाने का मन नहीं होता है। गांव है, कोई जा रहा होगा या कोई जानवर हो सकता है। सोचकर और उसकी बात को याद कर कि कुछ भी हो, चारपाई से खड़े मत होना। मैं भी अपने ऊपर चद्दर डालकर और चद्दर में मुंह देकर सो जाता हूं। इस बार आंख लगे मुझे आधा घंटा ही हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गेट पर कोई खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। हल्का हल्का डर भी था। अब मैंने धीरे से आंखें खोली और चद्दर से धीरे धीरे मुंह बाहर निकालकर उस ओर देखा, तो ऐसा लगा कि अभी कोई दरवाजे पर सामने से साइड में गया है। तभी मैं झट से बैठ जाता हूं। इतनी रात को वो चीज मुझे काफी परेशान कर रही थी, लेकिन खड़े होकर जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। साइड में बूढ़े आदमी को आराम से सोते देख मैं फिर से लेट जाता हूं। और उस दरवाजे पर कौन था? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? कोई तो था, कपड़ों से शायद कोई औरत थी। ये सब सोचता रहता हूं। 1-1.5 घंटे बाद मुझे फिर से नींद आ जाती है। इस बार मुझे नींद आए काफी टाइम हो चुका था। 3-4 घंटे की अच्छी नींद में था। तभी मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पैर के पास खड़ा हो। मेरी एकदम से आंख खुलती है, तो मैं जो देखता हूं मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, जिसे देख डर से मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। मैंने देखा एक घूंघट वाली औरत जिसने घाघरा चोली पहना था, वो मेरी चारपाई के पास से मुड़ते हुए बाहर जा रही थी। इस बार मुझे सच में बहुत डर के साथ बहुत अजीब भी लग रहा था, क्योंकि मुझे डर इस बात का था कि वो मेरी चारपाई के पास क्या कर रही थी, और अजीब इस बात का कि इतनी रात को अकेली औरत किसी के घर क्या कर रही थी। मैं उस औरत को रुकने के लिए बोलता हूं और कौन हो भी पूछता हूं, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही चुपचाप बाहर चली जाती है। मैं साइड में सो रहे बूढ़े आदमी को उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो उठता नहीं है, बल्कि मुंह फेर सो जाता है। फिर मैं खड़ा होकर भागकर बाहर की ओर जाकर देखता हूं। मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, वो औरत भी नहीं। और फिर मैं उस औरत के बारे में सोचते हुए अपनी खाट पर वापस आ बैठा और बैठ पानी पीकर फोन में टाइम देखा, तो अभी रात के 1:20 हुए थे। और फिर मैं अपना फोन लेकर नेटवर्क पकड़ने के लिए इधर उधर घूमने लगता हूं, लेकिन कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलता है। और फिर कुछ ही देर में बैटरी डेड होने के कारण फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब मैं निराश होकर चुपचाप चारपाई पर आ बैठा और उस औरत के बारे में फिर सोचने लगा। लेकिन तभी मुझे उस गांव पर शक होने लगा और खुद से बात करने लगा कि क्या मैंने सच में वहां थोड़ी देर पहले किसी औरत को यहां देखा, या वो मेरा कोई भ्रम था। शायद मैंने सुबह जिस औरत को देखा था वही थकान की वजह से मुझे सपने में दिखाई दे रही थी। सब कुछ थकान की वजह से भ्रम था। आखिर में सोचकर मैं एक बार फिर से पानी पीकर चारपाई पर लेट जाता हूं और अपने प्रमोशन के बारे में सोचते हुए कल के टारगेट का प्लान बनाने लगा कि कल सुबह सुबह 2 इंश्योरेंस करके वापस जाना है। और फिर मैं सो गया। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जितनी जल्दी मैं उस गांव से जाने की सोच रहा था, उतना ही उस गांव में उलझ कर रह जाऊंगा। उस गांव से जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उस वक्त मुझे ख्याल भी ना आया कि वहां से जाना भी जाऊंगा तो भी ना जा पाऊंगा। फिर मेरी आंख लगी ही थी कि किसी ने मेरे पैरों के पास खड़े होकर एकदम झट से मेरे ऊपर की चद्दर को खींच दिया और मैं डर कर एकदम से उठा और जो देखा तो मैं घबरा उठा। दरअसल वही घूंघट वाली औरत अपने हाथ में मेरी उस चद्दर को पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर जा रही थी। तभी मैंने अपने साइड में सो रहे उस बूढ़े की तरफ देखा जो अपनी चारपाई पर नहीं था, और यह देखकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। उस सबको उस बूढ़े आदमी का खेल समझ गुस्से से अपनी चारपाई से खड़ा होकर चिल्लाते हुए नंगे पैर ही उस घर से बाहर निकला। तभी मैंने देखा कि वो औरत उस चद्दर को लेकर उस सामने वाले घर में चली जा रही थी। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। गुस्से में मुझे कुछ और ना सूझा और मैं उस औरत को रुकने का बोलते हुए
उसके पीछे चल देता हूँ। फिर मैं उस बड़े से घर के सामने पहुंचा तो देखा पूरे गेट खुले थे और पहले की तरह सिर्फ आंगन में लाइट जल रही थी। लेकिन उस औरत को मैंने उस घर के आंगन में ना जाता देखकर घर के साइड से पीछे की ओर जाते देखा। अंधेरे बहुत था तो वो बस जाती दिखाई दी। लेकिन अब मैं बहुए फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था तो मैं भी गुस्से में उसके पीछे चल देता हूँ और मैं वो सब भूल जाता हूँ जो कि मुझे उस बूढ़े आदमी ने कहा था। मैं अंधेरे में ही उस औरत के पीछे पीछे घर के पीछे वाली साइड पहुंचता हूँ। वहां जाकर देखता हूँ पीछे घर में एक पुराना छोटा दरवाजा था, लेकिन वो दरवाजा बंद था और छद्दर इस दरवाजे में अटकी थी, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो इसी में गई होगी। मैं गुस्से से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं खुलता। बहुत देर कोशिश करने के बाद जब वो गेट मुझसे नहीं खुलता है तो थक हार कर मैं वहां से जाने लगा कि तभी मुझे उस दरवाजे के अंदर से जोर जोर से किसी के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। मैं सुनता हूं कि उस हंसने वाली आवाज में एक आवाज औरत की और दूसरी की छोटे बच्चे की होती है। मैं उस दरवाजे की तरफ फिर से मुड़ता हूं तो देखता हूं कि वो दरवाजा हल्का सा खुला होता है, लेकिन अब आवाज आनी बंद हो चुकी थी। अब मैं धीरे से दरवाजे को खोलता हूं। इस बार दरवाजे को खोलते वक्त मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज थीं। दरवाजा खोलकर जो मैंने देखा उससे तो मेरी रूह कांप उठी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, सांस गले में ही अटक गई। मैं वहीं के वहीं जम गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जो भयानक नजारा देखा उसकी मैंने कभी आज से पहले कल्पना नहीं की थी। शायद ही कोई इतना भयानक नजारा देखने के बाद जिंदा रह सकता हो। मैं देखता हूं कि अंदर हल्के अंधेरे में एक छोटा बच्चा और एक औरत एक बूढ़े आदमी की लाश के पास बैठे उसे चीर फाड़ कर रहे थे, जो काफी खौफनाक होता है। जब मैं ध्यान से देखता हूं तो वो छोटा बच्चा वही था जो मुझे उस घर की दीवार से देख हंस रहा था, और औरत भी वही थी जो मेरी चद्दर लेके जा रही थी। जब मैं उस नीचे पड़ी लाश की तरफ गौर से देखता हूं तो समझ आया वो उसी बूढ़े आदमी की थी जो मेरे पास सो रहा था। और ऐसे में मुझे ख्याल आता है, भाग वहां है, जोर जोर से चिल्ला। लेकिन मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं बस वहीं के वहीं चुपचाप डर के मारे वहीं जम सा गया और चाहकर भी मुझसे हिला तक न गया। दरअसल जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था बहुत डरावना दृश्य था। तभी मैं देखता हूं कि वो छोटा बच्चा और वो औरत बड़ी बेरहमी से उस बूढ़े आदमी का अपने हाथों में चीर फाड़ करने में लगे हुए थे कि शायद उन दोनों को मेरे वहां होने का अंदाजा ना हो। जैसे ही वो चीर फाड़ करके उस बूढ़े आदमी के अंगों को मुंह में डालकर खाने लगते हैं, मेरी घिन और डर से उल्टी निकल पड़ती है। और तभी मेरी आवाज सुनकर वो दोनों मेरी तरफ पलट कर देखते हैं। उन दोनों का खून से लथपथ भयानक मुंह देख मेरी डर के मारे और ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और उन्हें उस हालत में देख डर के मारे चीखने लगा। लेकिन वो दोनों मेरी तरह देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। खून से लथपथ मुंह के साथ उन्हें मेरी तरफ हंसता देख बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जितना मैं चीख रहा था उससे तेज वो दोनों मुझ पर देख हंस रहे थे। लेकिन फिर भी मेरी वहां से हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई और तभी वो दोनों हंसते हुए एकदम से मेरी तरफ आने लगे, जो बहुत ही भयानक था। और मैं इतना डर जाता हूं कि जोर जोर से रोते हुए चीखने चिल्लाने लगा। लेकिन तभी मेरी आंख खुल जाती है और मैं खुद को वहीं उस बूढ़े के घर पर चारपाई पर सोया पाता हूं। चारों साइड देखता हूं तो जाना सुबह हो चुकी थी, पर बूढ़ा आदमी अपनी चारपाई पर नहीं था। पसीने से लथपथ, अभी भी धड़कने तेज और डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैंने वो सपना देखा था या सच में मेरे साथ हुआ था। इस सब का पता लगाने के लिए मैं उस बूढ़े आदमी को देखने के लिए जैसे ही चारपाई से खड़ा होने लगता हूं कि मुझे हाथ में चाय लाता हुआ वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उस बूढ़े आदमी को जिंदा देख एक पल के लिए तो मैं ये मान जाता हूं कि वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कीचड़ से भरे पैरों की तरफ देखता हूं तो मुझे याद आता है कि रात को मैं नंगे पैर उस औरत के पीछे उस घर में गया था, जहां उसके पीछे चलते चलते मेरे कीचड़ में पैर हो गए थे। मेरे मन में फिर से डर बैठ जाता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ चल क्या रहा था। और मैं चुपचाप डरा हुआ रात जो हुआ उस बारे में सोचने लगता हूं। तभी वो बूढ़ा आदमी मुझे चाय देता है और सिर में दर्द होने के कारण मन ना होते हुए भी मैं चाय पी लेता हूं।
पर मुझे अब भी उसे बूढ़े आदमी पर भी शक हो रहा था, इसलिए मुझे उस पर भी विश्वास नहीं रहा था। और फिर मैं जल्दी जल्दी वो चाय पीकर वहां से निकलने के लिए चल देता हूं। पर जैसे ही मैं चाय पीकर निकलता हूं, मेरे कदम उस बड़े से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। दरवाजा बंद देख और उस पर खूब बड़ा ताला देखकर मैं कल रात के सपने के बारे में सोचता हूं, जिसमें जब मैं उस औरत के पीछे आया तो सब खुला था और कोई ताला नहीं लगा था। तभी मैं पूरी तरह मान लेता हूं कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। और जब उस घर की गौर से ओर देखता हूं तो अब मुझे उस घर में कुछ अजीब नहीं लग रहा था। और फिर मैं वहां से जाने लगा, पर तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे उस घर में कुछ तो हो जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। एक मन में वहां से जाने का बना चुका था, लेकिन तभी मेरा मन किया कि एक बार जाकर देखूं तो सही। और रात को आए उस बुरे सपने के बाद तो मेरे मन में उस घर के बारे में जानने की क्यूरोसिटी और बढ़ रही थी। और अब मुझे घर के पीछे वो रूम देखना था जहां मैंने वो भयानक नजारा देखा था। दरअसल मैं उस घर में पहले कभी नहीं आया था। अगर जैसा मैंने सपने में देखा वैसा नहीं हुआ तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। ये जानने के लिए जैसे ही मैं अपने कदम घर की ओर बढ़ाता हूं कि तभी लो बूढ़ा आदमी मुझे डांटते हुए चिल्ला पड़ता है, तुम क्या करने जा रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। चले जाओ यहां से, इस गांव से, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। उसे चिल्लाता सुन मैं एकदम से थोड़ा घबरा जाता हूं और मैं अपने कदम पीछे की ओर कर लेता हूं। अपना बैग संभालते हुए फिर मैं वहां से चला जाता हूं। गांव के बीचों बीच मेरी मुलाकात गांव के सरपंच से हुई। जब मैंने उसको मेरे बारे में बताया तो वो भी बीमा करवाने को तैयार हो गया। मुझे भी एक और कस्टमर मिलने की खुशी थी। सरपंच मुझे अपने घर लेकर गया, चाय पानी पिलाया। मैंने वहां अपना फोन भी चार्ज किया और फिर मैं डॉक्यूमेंट की सारी फॉर्मेलिटी करने लगा। पर तभी फॉर्मेलिटी करते हुए मैं देखता हूं कि उस सरपंच का एक दोस्त दरवाजे पर खड़ा मुझे घूर रहा था। ये देखकर मैंने पास बैठे सरपंच को बोला तो वो हंसते हुए कहने लगा कि इसको शहरी बाबू थोड़े कम ही पसंद हैं, लेकिन बंदा दिल का बहुत अच्छा है। और तभी सरपंच उसके कंधे पर हाथ रख उसे मेरे पास लाया और हम दोनों को मिलाया। वो अभी भी मुझे अजीब नजरों से देखे जा रहा था, लेकिन उसको इग्नोर कर मैं अपने काम पूरे करने में लग जाता हूं। पर तभी वो बीच में बोलता है कि सुनने में आया है तुम कल से इस गांव में हो और रात को गांव से बाहर कोने पर बने बड़े घर के सामने एक बूढ़े आदमी के साथ रुके थे। उसकी ये बात सुन सब हैरानी से मेरी ओर देखने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सरपंच मेरे पास आकर मुझसे क्या मैं उस घर में गया था पूछता है। जैसे ही मैंने उसे मना किया सभी लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अच्छा हुआ कहने लगे। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था तो मैंने उनसे उस घर के बारे में पूछा। वो लोग बात को बदल देते हैं और मुझे बीमा के बेनिफिट्स पूछने लगते हैं और फिर मैं सारी फॉर्मेलिटी कर वहां से निकलने के लिए चल देता हूं। पर रास्ते में फिर वही घर देखता हूं जहां मैंने उस अजीब बुढ़िया और औरत से मिला था। उसे बंद देख मैं गांव से बाहर जाने के लिए चल देता हूं। और ये वही टाइम था जिस टाइम मैं इस गांव में आया था। गर्मी के कारण बार बार मेरा गला सूख रहा था। गांव से बाहर जाते टाइम मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उस बड़े घर में जाकर पीछे के दरवाजे को देखना, लेकिन जल्दी से डॉक्यूमेंट कंपनी में सबमिट करवाने और गांव में रुकने की कोई वजह ना होने कारण मैं चल देता हूं। तभी मुझे रास्ते में एक आदमी बताता है कि शहर को जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है तो वो आज नहीं आएगी। ये बात सुनकर मैं काफी निराश होता हूं, पर मुझे उस गांव वालों को बात पर कम ही विश्वास था, इसलिए मैं उसकी बात ना मानकर अकेला उस सुनसान रास्ते की तरफ शहर के लिए निकल जाता हूं। बहुत मुश्किल से गांव के बाहर पहुंचता हूं और थका हुआ वहां बैठकर पानी पीकर बस का इंतजार करने लगता हूं। लेकिन उस गांव का हवा, पानी, लोग सब काफी अजीब थे, इसलिए वहां और रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन वहां कोई बस नहीं आती है, कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं आता जिससे लिफ्ट लेकर जाया जाए। तभी मैं अपने कंपनी के दोस्त को फोन करने की सोचता हूं ताकि वो मेरे लिए कोई टैक्सी भेज सके। जैसे ही फोन निकाल कर देखता हूं तो वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है। चारों तरफ इधर उधर जाकर देखने पर भी नेटवर्क नहीं मिलता है और काफी घंटे इंतजार करने के बाद शाम होती देख निराश होकर मैं फिर से गांव की ओर चला जाता हूं। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। मिट्टी से भरा रास्ता होने के कारण चलने में मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा और मुझे सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद मुझे एहसास होता है
कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं झट से पीछे मुड़कर देखता हूं तो कोई नहीं था। जैसे ही मेरा ध्यान नीचे जमीन की तरफ गया, मैं बहुत चौंक गया, क्योंकि मेरे पीछे मेरे पैरों के ही निशान नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एक कपड़े के रगड़ने के निशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैरों के निशान पर कोई कपड़ा फेर दिया गया हो। ये सब देख मुझे वहां रुकना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से वहां से चल देता हूँ। थोड़ी दूर चलकर मुझे फिर से ऐसे लगा कोई मेरे पीछे आ रहा हो। उसके कपड़े इतने बड़े थे कि उनके जमीन पर रगड़ने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक मिट्टी के अलावा मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, और फिर मैं दोगुनी स्पीड से वहां से चल देता हूँ। लेकिन इस बार कपड़े के जमीन पर रगड़ने की आवाज और भी तेज हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन मैं पहली बार खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। एक अजीब सा डर मुझे इस बार पीछे पलट कर देखने से रोक रहा था। फिर मुझे फोन की याद आती है और मैं धीरे से अपना फोन निकाल उसका कैमरा ऑन करके छुपके से हाथ और कमर के बीच से पीछे की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, हिम्मत करके चलते चलते अपने पीछे कौन है देखने के लिए। जैसे ही फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग को चलाता हूँ तो उसमें अपने पीछे घूंघट निकाले चल रही उस औरत को चलते देखकर तो मेरी सांसें थम सी गई। डर के मारे मेरे हाथ पैर सब कांपने लगते हैं, और फिर कांपते हुए मैं धीरे से पीछे मुड़ता हूँ। अपने पीछे इतने सुनसान रास्ते पर उस मिट्टी से सने घाघरा वाली औरत को घूंघट निकाले देख डर के मारे मैं वहीं गिर पड़ता हूँ। दरअसल अंधेरे में वो सब बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। अब ना वो हिल रही थी और ना मुझ में हिलने की हिम्मत हो रही थी। कुछ देर के बाद अचानक से वहां जोर की हवा चली तो उसका घूंघट उड़ जाता है, और मैं कल रात वाली उस खून से लथपथ मुंह वाली औरत को अपने सामने देख जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो मेरी तरफ ही आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो मुझे छूने को हुई, मैं अपना चेहरा हाथों से ढकते हुए जोर से चीखा, नहीं। लेकिन तभी मुझे, क्या हुआ बेटा, नीचे जमीन पर क्यों बैठे हो? एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। मैंने फट से आंखें खोली। सब कुछ एकदम से शांत हो चुका था और वहां वो औरत भी नहीं थी। लेकिन खुद को सही सलामत महसूस कर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। नीचे से उठा और जमीन पर गिरा। अपना फोन उठाकर अपने पीछे खड़े उस आदमी की ओर देखा जो मेरे से थोड़ी दूरी पर अपनी साइकिल के साथ खड़ा था। तभी मैं जल्दी से उसके पास आया और उसके गले लग गया। लेकिन अभी मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज थीं। फिर वो आदमी मुझे अपने घर लेकर जाता है। मैं उसे अपने बारे में बताता हूं तो वो मुझे खुद बस तक छोड़कर आने का कहता है। उसके साथ चलते चलते मैं उसी रास्ते पर पहुंचता हूं जहां वो बड़ा अजीब सा घर था। उस घर को देख मैं हैरानी से उस आदमी की तरफ देखता हूं। तभी वो आदमी मुझे अपना हाथ दूसरी तरफ करके बताता है कि हमें इधर चलना है, तो उस आदमी के साथ मैं दूसरी तरफ चल देता हूं। इस बार मेरी पीछे पलटकर उस घर को देखने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ ही कदम चलने पर उस आदमी का घर आ जाता है। तभी घर के अंदर से 24-25 साल की एक लड़की को अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए मैं अपनी तरफ आता देखता हूं, और मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मैं उस लड़की की सादगी और खूबसूरती देखकर मैं अपनी नजरें उसे हटा नहीं पा रहा था। उसे पानी का ग्लास लेते हुए वो आदमी बताता है कि ये उसकी बेटी है, और उस आदमी की आवाज सुन मेरा ध्यान उसे हटता है, और फिर वो लड़की हाथ जोड़ मुझे नमस्ते करती है। उसके बाद वो लड़की अपने पापा के हाथ पैर धुलाने के बाद हाथ में पानी का डिब्बा पकड़े वो मुझे भी हाथ पैर धुलाने के लिए अपने पास बुलाती है। मुझे थोड़ी शर्म आती है, लेकिन उस आदमी के कहने पर मैं चला जाता हूँ। वो बड़े ही प्यार से मेरे पैरों पर पानी डालते हुए मुझे अपना नाम मीरा बताती हैं, और मुझसे भी नाम पूछती हैं। तो हमारे बीच बातें शुरू हो जाती हैं, और बातों बातों में वो मेरे 2 बार हाथ पैर भी धुल देती हैं, और फिर आइए कहकर मीरा अंदर चली जाती है, और मैं भी अंदर जाता हूँ। अब मीरा खाना लगा रही थी। वो मुझे पेट भर जाने के बावजूद भी मुस्कुराते हुए एक रोटी एक्स्ट्रा देती हैं, और मैं भी फिर शर्माते हुए उसको खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैं अपनी चारपाई पर लेट जाता हूँ। आज दिल काफी खुश था। मीरा से मिलकर आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मैं मीरा के बारे में सोच ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे शाम को सुनसान रास्ते पर हुई उस भयानक घटना की याद आती है, और मैं हिम्मत करके अपना फोन निकालता हूँ और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करता हूँ। लेकिन उस वीडियो में मुझे पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसमें सिर्फ मैं खुद को डरा हुआ देख रहा था। ये सब देख मैं फिर से हैरानी में पड़ जाता हूँ। कुछ देर तक मैं लेटा रहता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। मैं उस बड़े घर के बारे में, रात को आए बुरे सपने के बारे में, और आज शाम को हुए
उसे रास्ते पर भयानक घटना के बारे में सोचते हुए उस घर में जाने की ठान लेता हूँ और सच क्या है का पता लगाने के लिए मैं फिर उसी घर की ओर चल देता हूँ। अब चारों तरफ शांति और सन्नाटा छाया हुआ था। मैं उस घर के सामने पहुंचता हूँ तो मैं फिर देखता हूँ कि उसमें अभी तक बड़ा ताला लगा हुआ था। मैं घर में अंदर जाने के लिए रास्ता देखने लगता हूँ, तभी मेरी नजर उसी घर के साइड से जाते हुए रास्ते पर जाती है। मैं देखता हूँ कि वहां की एक दीवार थोड़ी टूटी हुई थी, तो मैं वहीं से अंदर जाने की सोच अंदर की ओर कूद जाता हूँ और चारों तरफ अंधेरा होने के कारण अपना फोन निकालता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में मेरा फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही उसे उठाने लगता हूँ तो फोन के साथ में मेरे हाथ में कुछ और भी आ जाता है। तभी फोन की लाइट ऑन करके देखता हूँ कि मेरे हाथ में 2 आईडी कार्ड की डोरी होती है। मैं फटाफट उन कार्ड को देखता हूँ जो किसी 2 लड़कों के होते हैं, पर मुझे एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आती है। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने घर के दूसरी साइड एक छोटा बच्चा था। मैं जैसे ही उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, वो हंसता हुआ वहां से भागने लगता है, पर इस बार मैं उसको अंधेरे में गायब नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैं भी उसके पीछे भागता हूँ और घर के पीछे पहुंचता हूँ। पर वो छोटा बच्चा गायब हो चुका था और उसके हंसने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मैं अपने फोन की लाइट को सामने करता हूं तो जैसा मेरे सपने में एक दरवाजा आया था, अब वैसा ही दरवाजा सामने देख मेरी डर के मारे रूह बुरी तरह कांप उठी। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी जो सपने में दिखा वैसा कुछ होगा, लेकिन उस दरवाजे को देखकर मेरी हालत सच में बिगड़ चुकी थी। मेरे पैर तलों मानो जमीन ही खिसक गई हो। तभी मैं खुद को थोड़ा संभाल कर धीरे धीरे आगे जाकर उस पूरे दरवाजे पर लाइट मारकर देखता हूं। उस पूरे दरवाजे को लाल डोरी यानी कि मौली से कवर किया हुआ था, लेकिन दरवाजे के आगे काफी अजीब सा पुराना सामान रखा हुआ था। अब मैं उस सामान को थोड़ा साइड करता हूं और उस दरवाजे पर हाथ लगाकर चेक करता हूं कि यह सच में है या नहीं। पर जैसे ही मैं अपना हाथ उस दरवाजे पर रखता हूं तो सच में उस दरवाजे को पाकर मेरा दिल बैठ सा जाता है और डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन मेरा हाथ उस दरवाजे पर होता ही था। तभी मुझे एकदम से एहसास हुआ कि किसी ने अंदर से दरवाजा पर हाथ मारा हो। मैं डर के मारे झट से पीछे हो जाता हूं, पर तभी मुझे अपने साइड में किसी औरत की चीखने की आवाज आने लगती है। मैं झट से मुड़कर देखता हूं तो एक औरत आग में लिपटी हुई बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मैं भागकर उधर जाता हूं और अंदर घर से पानी को ढूंढने लगता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा था और उसको बचाया कैसे जाया। जैसे ही मैं पानी लेकर बाहर आता हूं तो उसे घर के पीछे उसी दरवाजे के सामने आग से लिपटे हुए चिल्लाते देख भागकर उसके पास आने लगा कि तभी अचानक वो दरवाजा खुलता है और वो लड़की अंदर चली जाती है। मेरे कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, पर तभी मैं देखता हूं कि उसके साथ जलता हुआ एक छोटा बच्चा भी था। मैं उन्हें बचाने के लिए उनके पास फिर से भागता हूं। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। मैं ये भी नहीं सोच पा रहा था कि वो औरत जलती हुई वहां पर आई कैसे, उसे जलाया किसने, वो बच्चा भी जला कैसे, और बंद दरवाजा अपने आप कैसे खुला, वो उस दरवाजे से अंदर कैसे गए। मैं तो बस उस सब को रियल समझ रहा था। फिर मैं उस दरवाजे के पास गया तो उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें और जोर से सुनाई देने लगी और मैं उन्हें बचाने के चक्कर में सब भूल जाता हूँ और उन आवाजों के भ्रम में आकर फटाफट उस दरवाजे से लाल धागे हटाने लगता हूँ, क्योंकि उन्हें हटाए बिना मैं तो अंदर जा नहीं सकता था। फिर मैं जल्दी जल्दी आधे से ज्यादा धागे हटा देता हूँ, पर तभी मुझे कोई एकदम से पीछे की खींच लेता है। मैं उसे देखता हूं तो हैरानी से भर जाता हूं। दरअसल मेरे पीछे मीरा खड़ी थी। तभी वो मुझ पर जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो। पर मैं अभी तक उस भ्रम में ही था तो मीरा को भी उनकी हेल्प करने के लिए कहता हूं, पर मीरा मेरा हाथ पकड़ मुझे वहां से लेकर भागने लगी। लेकिन मैं मीरा को वहीं रोकता हूं और उसको जलते हुए छोटे बच्चे और औरत के बारे में बताकर उन्हें बचाने के लिए कहता हूं। लेकिन मीरा मेरी एक भी बात नहीं सुनती है और मुझे वहां से जल्दी से चलने के लिए कहती हैं। मैं मीरा पर चिल्लाते हुए, देखो वो चीख रहे हैं, बताता हूं तो मीरा अपने दोनों हाथ मेरे गालों पर रख धीरे से कहती, साहब होश में आओ, जो कुछ आप देख रहे हो वो सच नहीं है और ध्यान से सुनो, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं चिल्ला रहा। उसकी बात सुन मैं थोड़ा शांत हो जाता हूं। मैं महसूस करता हूं कि अब उनके चिल्लाने की आवाज सच में नहीं आ रही थी। मीरा मुझसे फिर से चारों तरफ देखकर अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कहती हैं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीरा मुझे फिर वहां से चलने के लिए कहती हैं, लेकिन जैसे ही मीरा की बात मानकर वहां से चलने लगता हूं, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे।
मीरा पीछे मुड़कर मुझे फिर से जल्दी चलने के लिए कहती हैं। मैं फिर से कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। तभी मीरा ने मेरे पैरों की तरफ देखा तो वो डर गई। उसको ऐसे देख मैंने भी अपने पैरों पर नजर डाली तो मैंने देखा मेरे पैरों को जले हाथों ने पकड़ रखा है, और ये देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जले हुए हाथ उसी दरवाजे से आ रहे थे। अगले ही पल मुझे मेरे पैरों में जलने जैसा दर्द होने लगता है, जहां से वो जले हाथों ने मेरे पैर पकड़े हुए थे। मीरा मुझे उन हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दोनों हाथ मेरे पैरों को पीछे की ओर खींच लेते हैं और मैं नीचे गिर जाता हूं। फिर वो दोनों हाथ मुझे उस दरवाजे के अंदर की खींचने लगते हैं। मैं डरा हुआ चीखता हुआ खुद को बचाने के लिए छटपटा रहा था। अब मैं अपनी आने वाली मौत को महसूस कर रहा था। तभी मीरा अपने घाघरे से एक बड़ा चाकू निकाल उसके हाथ पर मारती है, और वो दोनों हाथ मेरे पैरों को छोड़ अंदर की ओर उस कमरे में चले जाते हैं। और जैसे ही मीरा मुझे आकर उठाने लगती है, तभी उस कमरे से जोर जोर से पहले भयानक तरीके से हंसने और बाद में रोने के साथ चीखने की अजीब आवाजें भी आने लगती हैं। अब मैं झट से खड़ा होता हूं और मीरा के साथ बाहर की ओर जाने के लिए भागता हूं। मैंने खुद को इतना बेबस कमजोर कभी नहीं समझा था। डर मेरे दिमाग में भर चुका था। मुझे अपनी मौत महसूस हो रही थी। मीरा के साथ में 4-5 कदम भागा ही था कि सामने घूंघट वाली उस औरत को देख हमारे कदम वहीं रुक गए। उसको सामने खड़ा देख मेरी तो सांस ही अटक जाती है। वो चुपचाप खड़ी हमें देख रही थी। तभी उसके पीछे से वो छोटा बच्चा अपना चेहरा निकालता है और मुझे देखकर अपनी डरावनी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता है। तभी अचानक से हवा चली और उस औरत का घूंघट उड़ जाता है। उसका जला हुआ डरावना चेहरा देख मैं और मीरा दोनों डर के मारे जोर से चिल्लाने लगे। उस औरत का पूरा शरीर आग से झुलसा हुआ था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। तभी वो औरत जोर से चीखने चिल्लाने लगी, और वो चिल्लाते हुए बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। तभी वो चिल्लाते हुए एकदम से मेरी तरफ आ गई और अपने हाथ से मेरा गला पकड़ लिया। पर वो अभी जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर उसे अपने इतने नजदीक देखकर मुझे सदमा लग गया और मैं वहीं बेहोश हो जाता हूं। लेकिन बेहोश होते वक्त मैंने देखा मीरा उस औरत पर कुछ फेंक देती है। पर एक बार फिर उस औरत का डरवाना चेहरा मेरी आंखों के आगे आता है और मैं उसी वक्त चिल्लाता हुआ होश में आ जाता हूं। लेकिन तभी मैंने देखा मैं मीरा के घर पर हूं और जिंदा हूं, पर मैं सच में जिंदा हूं। इस बात पर मुझे यकीन नहीं आता है। और मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ वो भी मुझे याद नहीं था, लेकिन मैं अभी भी डरा और घबराया हुआ था और डर के मारे अभी तक मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी एक लाल कपड़े पहने बाबा मेरे पास आकर कुछ मंत्र का जाप करके मेरे तिलक लगाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था। मेरी आंखें सिर्फ मीरा को ढूंढ रही थी। तभी मीरा के पापा मेरे पास मेरा सामान लेकर आते हैं और चलने के लिए कहते हैं। मैं उनको कल रात को जो भी हुआ बताने लगता हूं, लेकिन वो मेरी बात बीच में ही काटते हुए अभी तुम्हें चलना चाहिए, नहीं तो बस निकल जाएगी बोलते हैं। पर मैं उनसे मीरा के बारे में पूछता हूं तो वो गुस्से से मुझे बोलते हैं कि अगर अभी भी जिंदा बचना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। अब मैं काफी डरा हुआ तो था, लेकिन ऐसे बीच में नहीं जा सकता था। इसलिए मैं फिर से भागकर उस घर के सामने जाता हूं, जहां काफी सारे पंडित उस घर के पीछे खड़े हुए जाप मंत्रों से फिर से उस दरवाजे को बंद करने में लगे हुए थे। तभी उनके बीच में खड़ी मीरा मुझे वहां देख लेती है और भागते हुए मेरी तरफ आती है। मीरा ने अपना आधा चेहरा पल्लू से ढका हुआ था, जो मुझे काफी अजीब लग रहा था। तभी मीरा मुझे डांटते हुए तुम फिर से यहां क्यों आए हो बोलती है और मुझे अपने साथ साइड में ले जाकर वहां से जल्द जाने के लिए कहती है। मैं मीरा से पूछता कि तुमने चेहरा ऐसे क्यों ढक रखा है, लेकिन वो मेरी बात को इग्नोर करके मेरे हाथ में पहने कड़े के बारे में पूछती हैं। तो मैं उसे बताता हूं कि ये पिछले साल मेरी दादी ने मुझे दिया था। तो वो मुझे बताती हैं कि मेरे हाथ में पहने हुए कड़े के कारण मैं इस बार बच गया था, लेकिन अगर मैं यही रहा तो दोबारा नहीं बच पाऊंगा। मैं मीरा से रात को जो हुआ उसके बारे में भी पूछता हूं तो मीरा कहती हैं कि अभी वक्त नहीं है, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। और फिर मीरा के पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से चलने के लिए कहते हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए मीरा की बात मानकर मीरा को वहीं पीछे छोड़ मीरा के पापा के साथ गांव से निकल जाता हूं। तभी मीरा के पापा बताते हैं कि जो रात हुआ वो हर बार शहर से आए लड़कों के साथ होता है, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि तुम जिंदा बच गए हो। तुम्हारे जिंदा बचने की 2 वजह थी, एक तुम्हारा ये कड़ा और दूसरी मीरा।
अब तुम जानना चाहते होंगे कि वो सब क्या था। तो बात कुछ साल पहले की थी, जब हमारे गांव की एक बहुत ही प्यारी लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया था। और वो लड़का इसी गांव के जमींदार का लड़का था, लेकिन वो सब बाहर शहर में रहते थे। उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया, उससे शादी करके शहर लेकर जाने का वादा करके रिश्ता बनाया। लेकिन बाद में वो उस बात से मुकर गया। जब उस लड़के का पूरा परिवार गांव आया तो उस लड़की ने सबके सामने उसकी असलियत बता दी, और अपने पेट में पल रहे बच्चे की बात भी उसने पूरे गांव के आगे रख दी। लेकिन किसी ने उस लड़की का विश्वास नहीं किया, सबने लड़के की बात मानी, और सारे गांव वाले उस लड़की को चरित्रहीन समझने लगे। उसके पिता से बेइज्जती सहन नहीं हुई और उसने आत्महत्या कर ली। उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए एक रात वो लड़का फिर से गांव आया और उस लड़की को बहला फुसलाकर माफी मांगकर शादी करने का वादा करके अपने उस घर में ले गया, जहां उसने उसे फिर से धोखा दिया। वो पहले उस लड़की को खूब पीटता है। जब उस लड़की की दर्द के मारे बुरी हालत हो जाती है तो वो लड़का उसे घसीटते हुए अपने घर के पीछे वाले कमरे में ले जाता है। वो लड़की जान की खूब भीख मांगती है, लेकिन उस जानवर को बिल्कुल भी दया नहीं आती है। वो लड़की उसे गांव छोड़कर बहुत दूर चले जाने का भी बोलती है। वो उसे कभी नहीं दिखेगी ऐसा भी बोलती है, लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता और आखिर में गुस्से में आकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाकर उसी कमरे में बंद कर देता है। और वो रोती रहती है, पर उस जानवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो हमेशा के लिए दर्द में चीखती चिल्लाती इस दुनिया से चली जाती है। पर तभी बस का हॉर्न बजता है। मीरा के पापा की आंखों में आंसू देख मैं भी भावुक हो जाता हूं। तभी मैं देखता हूं कि मीरा के पापा की आंखों में आंसू के साथ दर्द भी झलक रहा था। मैं उनसे उस लड़के के बारे में पूछता हूं तो वो बताते हैं कि कुछ सालों बाद उसका पूरा परिवार इसी घर में दिवाली मनाने आया था, तो वही उस लड़की की आत्मा ने सबसे बदला ले लिया। मैं मीरा के पापा से कैसे बदला लिया पूछता ही हूं कि इतने में बस चल पड़ती हैं और मैं भागकर बस में चढ़ जाता हूं। खुद को जिंदा पाकर मैं भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया करता हूं और अपने हाथ में पहने कड़े को देख दादी को याद करता हूं। फिर बस में बैठ शहर के लिए निकल जाता हूं। पर तभी एक घूंघट वाली औरत को छायापुर बोर्ड के पीछे खड़ी हुई देख मैं फिर डर जाता हूं और झट से आंखें बंद करके बैठ जाता हूं। मैं उस गांव से दूर आ चुका था, लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस गांव से निकल चुका हूं। अब मैं जल्द से जल्द अपने शहर पहुंचना चाहता था, पर तभी मीरा के बारे में सोचते हुए मुझे याद आता है कि रात को मैंने 2 आईडी कार्ड देखे थे। वो किसी शहरी लड़के के ही थे। मैं अपने कोट में हाथ डालकर उन कार्ड को फिर देखता हूं जो मैंने रात को अपनी पॉकेट में डाल लिए थे। उन दोनों आईडी कार्ड को मैं अपने बैग में डाल लेता हूं और मैं शहर जाकर उन दोनों के बारे में और उस गांव के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने का भी सोच लेता हूं और काफी घंटों के बाद शहर पहुंचता हूं। लेकिन अपने घर जाकर जैसे ही नहाने जाता हूं तभी मेरा ध्यान मेरे पैरों की तरफ जाता है। मेरे पैरों पर अभी तक जलने के निशान थे, जिन्हें देख मुझे फिर से उस भयानक रात की याद आ जाती है, जिसका मुझे अभी तक डर महसूस हो रहा था। मेरे पैर फिर से कांपने लगते हैं और फिर उस भयानक घटना के बाद मैंने कभी किसी गांव में न जाने का सोच लिया था। जिन बातों को आज तक मैं सिर्फ कल्पना मानता था वो सब सच लगने लगी थी। बुरी शक्तियां भी होती हैं, विश्वास हो गया था। अब मेरी इन बातों पर मजाक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अपने दोस्त को मेरे साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता हूं, जिसने मुझे उस गांव जाने से मना किया था। लेकिन उसको सिर्फ मीरा की बात में सच्चाई लगती है और गांव जाकर फिर से भाभी से मिलने के बारे में पूछता है। लेकिन मैं उसे साफ मना कर देता हूं, क्योंकि मैं फिर से उस गांव में जाना नहीं चाहता था, लेकिन मीरा से मिलना चाहता था, उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया करना चाहता था। तभी मेरा दोस्त नेक्स्ट वीकेंड पर गाड़ी पर सिर्फ सुबह शाम होने से पहले छायापुर गांव जाकर मीरा से मिलकर आने का बोलता है। लेकिन मैं उसे फिर उस गांव जाने के लिए मना कर देता हूं, तो दोस्त गांव से बाहर मिलने की बात कहता है, जो मुझे कुछ हद तक सही लगती है। मैं मीरा को एक खत लिखता हूं, जिसमें बताता हूं कि मैं कल तुमसे तुम्हारे गांव के बाहर मिलूंगा। उसमें मैं टाइम भी लिखता हूं, जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। रात होती है। मीरा से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार कल मीरा से मिलूंगा तो क्या कहूंगा सोच रहा था। मीरा का सोचते सोचते मेरी आंख लग जाती है। मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक मेरे पैरों में जलन होने लगती है। मैं देखता हूं कि जले हुए घाव भर चुके थे, लेकिन उनमें अभी भी जलन हो रही थी।
मैं क्रीम ढूंढकर जले निशान पर क्रीम लगाने लगता हूँ। तभी मुझे उन आईडी कार्ड का ध्यान आता है जो मैं उस दिश घर से लाया था। मैं जल्द से क्रीम लगाकर उन्हें निकालता हूँ और उनकी कंपनी के बारे में सर्च करता हूँ। फिर अपने कनेक्शन के जरिए कंपनी के एम्प्लॉय की जानकारी निकलवाता हूँ, जिससे ये साफ हो जाता है कि उन दोनों की मौत उसी दौरान हुई थी जब वो उस गांव में गए थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला था। तभी मुझे उस लड़के का ख्याल आता है, तो मैं छायापुर गांव के बारे में जानकारी निकालने लगता हूँ। तभी मुझे एक पुरानी न्यूज से पता चलता है कि उस गांव के सबसे अमीर जमींदार परिवार की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी, जिसमें सभी लोग जलकर मरे थे। एक बात और भी पता चलती है कि उसमें सभी की लाश बरामद की गई, लेकिन जमींदार के बेटे की लाश कहीं नहीं मिली थी। ये देखकर मैं काफी चौंक जाता हूँ, क्योंकि ये काफी अजीब था। तभी मुझे एक न्यूज और मिलती है जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई बताई गई थी। उसमें बताया जाता है कि उस लड़के के साथ गांव की एक लड़की भी गायब थी, जिससे वो लड़का प्यार करता था, क्योंकि इन दोनों की लाश नहीं मिली थी। इस न्यूज में उस लड़के का नाम राहुल और लड़की का नाम मीरा पढ़ मुझे काफी अजीब लगता है। मीरा और उसके पापा के बारे में ज्यादा कुछ बताया हुआ नहीं था। उस लड़की का नाम मीरा पढ़ मुझे विश्वास नहीं होता है। मैं बार बार उस न्यूज को पढ़ता हूं, तभी मेरे दिमाग में मीरा के पापा की आंखों से झलकते हुए आंसू याद आते हैं। उनकी आंखों में उस दर्द को याद कर मेरे पैर के तले जमीन खिसक जाती है। मैं धीरे धीरे करके अपने दिमाग पर जोर डालता हूं और फिर सब समझ जाता हूं। सब समझ जाने के बाद मेरे मन में और ज्यादा डर बैठ गया था। मीरा के पापा का उस सुनसान रास्ते पर मिलना, मुझे अपने साथ लेकर जाना। रात को जब मैं उस घर में गया तो मीरा का वहां आना, और तभी मुझे याद आता है कि जब उस घूंघट वाली औरत ने मेरा गला पकड़ था, तो बेहोश होने से पहले मीरा ने उस औरत पर नहीं, बल्कि जिस बूढ़े बाबा के घर में एक रात पहले मैं रुका था, उसने उस औरत पर कुछ डाला था। यानी कि मुझे मीरा ने नहीं, उस बूढ़े आदमी ने बचाया था। लेकिन मुझे बेहोश होने के बाद का कुछ याद नहीं था। न मुझे ये पता था कि उस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि जब मैं सुबह उठा था तो मीरा के घर था। मीरा का आधा चेहरा ढकना, उसके पापा का हमेशा गले के चारों तरफ कपड़ा रखना, मुझे सब समझ आ गया था। मैं फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़ बचाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और अगर मैं ये नहीं देखता और कल चला जाता तो ये सोच कांप उठता हूँ। मैं फिर से उस भ्रम में जाने से बच गया था। शायद ये दादी की दुआएं ही थीं जो मेरे हर वक्त काम आ रही थीं। अब पता चल रहा था कि दादी क्यों हर वक्त पूजा आरती करती रहती थी और मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाकर मेरे हाथ पैर या मेरे सामान में रखती रहती थी। दादी के दिए उस कड़े को लेकर मैं लेट जाता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। फिर से खुद को मुसीबत से बचता महसूस कर रहा था। मीरा के नाम भेजे उस खत के बारे में सोच थोड़ा परेशान भी होता हूँ, लेकिन ऐसे ही 1-2 महीने निकल जाते हैं। मेरा प्रमोशन भी हो जाता है। मैं काफी खुश था, लेकिन तब तक जब तक मेरा ध्यान मेरे पैरों पर झेल हुए निशान पर नहीं जाता था। मेरे प्रमोशन को हुए 2 दिन हो चुके थे। तभी मेरे घर एक खत आता है, लेकिन उस पर कोई एड्रेस नहीं था। मुझे लगा किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर भेजा होगा या फिर कंपनी की तरफ से कोई नोटिस होगा। ये सोच मैं खुशी खुशी उसको अंदर ले जाता हूँ और उसे खोल पढ़ने लगता हूँ। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम अभी तक आए ही नहीं। तुम्हारी मीरा। ये पढ़ने के बाद मेरे हाथ पैर कांप उठते हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा वो खत मीरा को मिला होगा और उसका जवाब भी आएगा। डर के मारे मैं उस खत को फाड़कर बाहर डस्टबिन में फेंक देता हूँ और दरवाजा बंद करके घर में दुबक कर बैठ जाता हूँ। अगले दिन जब मेरा दोस्त आता है तो उसे सारी बात बताता हूँ। वो डस्टबिन से खत वापस लेने जाता है, लेकिन कूड़ा जा चुका था। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं होता जिसे मैं अपनी दोस्त को दिखाकर अपनी बात पर विश्वास दिला सकूं। उसको मैं अपने पैरों पर जले हुए निशान भी दिखता हूं, लेकिन आज तक कोई भी मेरी इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। हर रात मुझे सपने में उस औरत का और मीरा का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो दोनों एक ही हैं। जिंदगी भर के लिए वो डर मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुका था। आज उस सब को हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं कोई और खत ना आ जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने कल की हमारी स्टोरी पर सबसे पहले कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले अमृत मेहता है नेपाल से, साजिद रहमान है गुवाहाटी से,
ऋतु थापा है मेरठ से, सुनील हैं ओडिशा से, हैदर अब्बास हैं कतर से, नेहा मलिक हैं सोनीपत से, रेणुका भुवन हैं मुंबई से, रहनुमा शेख हैं नई दिल्ली से, असलम इदरसी हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से, रंजीत बन्ना हैं दूदू जयपुर से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, भौमिका हैं फरीदाबाद से, जितनेंद्र मौर्य हैं बरेली से, मुस्कान हैं हिमाचल से, राजकुमार वाइबा हैं नेपाल से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, पवन हीना हैं हरियाणा से, टूटन दे हैं नागालैंड से, संतोष हैं कतर से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, जिग्नेश कुमार हैं गोपालगंज से, साकी हैं बांग्लादेश से, नेहा हैं ओडिशा से, ममता हैं अलीगढ़ से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, अरविंद गीता राज रिंकल दीप सोनल स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, रेहान हैं नेपाल से, वजीद तब्बसुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, श्याम हैं मणिपुर से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, जीएम शेख हियम अहमदाबाद गुजरात से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, बालांगीर हैं ओडिशा से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, नंदन कुमार हैं जमुई बिहार से, शिखा दानी हैं छत्तीसगढ़ से, सूरज पंडित हैं आगरा से, रिंकू भाटिया हैं अमृतसर पंजाब से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, पूनम हैं जमशेदपुर झारखंड से, अनीश अहमद हैं दिल्ली से, राजा हैं फरीदाबाद हरियाणा से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, रोहित जाटव हैं सीतामंडी से, सनी वर्मा हैं यूपी से, हैदर अब्बास हैं कतर से, और सबसे लास्ट में साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली स्टोरी पर कमेंट करके ये बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।